नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो राजस्थान जीके के हैं और आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन साबित होंगे। और पहला सवाल देखिए, पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है। एक ग्रंथ है भाई जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, जगजीवन भट्ट, महेश दास। बताइए भाई। महेंद्र खरोल, निवास गुर्जर, नयन बख्श, मनीषा मीणा। तो पहला सवाल है और पहले सवाल का वेरी गुड, बढ़िया आंसर बताया है भाई। पहला आंसर है आपका जिसका राइट आंसर है नयन चंद्र सूरी। देखिए, नयन चंद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हमीर महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य लिखा था? हमीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य में कहाँ की जानकारी मिलती है तो आप कहोगे सर इसमें रणथंभौर का इतिहास मालूम होता है और रणथंभौर के स्पेशली जो चौहान वंश है उनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन एक चीज और याद रखना है आपको कि ये जो हमीर शब्द है ना, इस हमीर शब्द से बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। जैसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको याद रखना है भाई। जैसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई हमीर हट किसने लिखा। तो देखिए, हमीर हट की बात आएगी तब आप कहोगे सर हमीर हट राजस्थान में दो ग्रंथ है। ये कितने ग्रंथ है? दो ग्रंथ है। तो भी एक ग्रंथ को किसने लिखा था? एक ग्रंथ को लिखा था कवि ग्वाल ने। किसने लिखा था? कवि ग्वाल ने। तो फिर एक हट को किसने लिखा था? तो आप कहोगे कि सर ये लिखा था चंद्रशेखर ने। वेरी गुड। अब देखिए, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर रासो, और हमीर रासो नाम के दो ग्रंथ है। हमीर रासो नाम से कितने ग्रंथ है भाई? दो ग्रंथ है। एक ग्रंथ है जिसको लिखा था सारंगधर ने, और एक ग्रंथ को लिखा था, वो लिखा था जोधराज ने। किसने लिखा था भाई? जोधराज ने। एक ग्रंथ है जो हमीर के बारे में जानकारी देता है जिसका क्या नाम है? हमीर रायण। परीक्षा में पूछ ले भाई हमीर रायण के लेखक कौन है तो आप कहोगे सर हमीर रायण के लेखक हैं, उनका नाम है पांडव व्यास। पांडव व्यास है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुरजन चरित्र। हालांकि सुरजन चरित्र या बूंदी के इतिहास का, बूंदी के शासक थे और सुरजनहारा, उनके समय लिखा गया था, लेकिन इसमें हमीर की जानकारी मिलती है। तो ये ग्रंथ लिखने वाला कौन था? चंद्रशेखर था। फिर आगे देखिए, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, याद रखना है। हमीर मद मर्दन को किसने लिखा? तो आप कहोगे कि सर हमीर मद मर्दन को लिखने वाले थे, उनका नाम था जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी। और इस इंपॉर्टेंट बात है, एक सवाल पूछा जाएगा हमीर बंधन किसने लिखा। तो आप कहोगे सर हमीर बंधन लिखने वाले एक व्यक्ति थे, और उन व्यक्ति का क्या नाम था? अमृत कैलाश था। क्या नाम था? अमृत कैलाश। याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में कभी भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्रॉस मैचिंग वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल है ये वाला। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो वह राजस्थानी ग्रंथ है जिसके बारे में आपको बताना है कि भाई एके ने जालोर जिला जीता, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय की जानकारी मिलती है। कान्नड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय, प्रबंध चिंतामणि या पग भैरव। राइट आंसर बताना है। सिया चौधरी, सीपी किंग, कल्पना गौतम, खुशाल चौधरी, निर्मला कटारा, सिया चौधरी, महेंद्र खरोल। बताइए भाई, राइट आंसर बताना आपको। निवास गुर्जर, कल्पना गौतम, नितेश बैरवा, सुरेश परमार, निवास गुर्जर, सोनू वर्मा, महेंद्र करोल। वेरी गुड। सिया चौधरी, नितिका शर्मा, रघुवीर इनकिया। अब देखो भाई राइट आंसर क्या है इसका? कान्नड़ दे प्रबंध। इसको लिखने वाला आदमी था पद्मनाभ, जो कहाँ की जानकारी देता? हमीर। और पृथ्वीराज विजय लिखने वाला आदमी था, उसका नाम था जयानक। ये भी आपको याद रखना है। ये ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, और प्रबंध चिंतामणि को लिखने वाले आदमी थे
उनका नाम था मेरुतुंग, मेरुतुंग। और पगभेरो लिखने वाले थे, उनका नाम था मणि मधुकर, मणि मधुकर। ये चारों सवाल है ना, आपकी जो गत वर्ष में जो परीक्षाएं हुई थी, उस गत वर्ष की परीक्षाओं में ये सारे के सारे सवाल आपसे क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। इसलिए ऐसे सवालों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल आपसे पूछ रहा है, बताओ भाई, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, 1570 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? 1570 में अकबर ने ये जोधपुर है, ये किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह को, जोधपुर के चंद्रसेन को, जैसलमेर के राव हरराय को, या इनमें से कोई नहीं? बेहतरीन तरीका है, और बेहतरीन तरीके से क्या देना मिलेगा, आंसर देना पड़ेगा आपको। बता दीजिए भाई, बता दीजिए भाई। 1570 में बताइए, अकबर ने 1570 में जोधपुर का शासक, जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। और बात करिए 1570 की, जब आप मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हो, और मारवाड़ के इतिहास में आप पढ़ते हो राव चंद्रसेन, कौन सा सेन पढ़ते हो, राव चंद्रसेन पढ़ते हो, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि आप ये पढ़ते हो कि भाई मारवाड़ और इनके बारे में। तो बता दीजिए भाई, किसको नियुक्त किया था? अच्छा सवाल है, वेरी गुड। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, बीकानेर का राय सिंह, जोधपुर का चंद्रसेन, जैसलमेर के राव, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अकबर ने जोधपुर को क्या घोषित कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया था। और मारवाड़ के अंदर जो शासन व्यवस्था है, उसको सीधा मुगलों के हाथों में ले लिया था, जिसके कारण क्या कहा जाता है कि ये जो था वो किसी के हाथ में नहीं था, डायरेक्ट अकबर ने यहां पर खालसा घोषित कर दिया था। ये इसका राइट आंसर है। अब आप कह रहे हो कि सर राय सिंह सही हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, राय सिंह सही हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन इनको प्रशासक कब नियुक्त किया था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो देखिए, अकबर ने 1581 से 83 तक किसको रखा था, राय सिंह को रखा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब थोड़ा सा नागौर दरबार के बारे में याद रखना है। ये नागौर दरबार के अंदर कौन कौन गए थे, नागौर दरबार 1570 में पूछ ले, कौन सा शासक कहां गया था। तो इसमें देखिए, बीकानेर का शासक होता है उस समय कल्याणमल, बीकानेर का शासक कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। और जैसलमेर के होते हैं हर राय, हर राय। और आपको पता होना चाहिए, बूंदी के कौन थे, सूरजन नाहड़ा आए थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि सिरोही, सुल्तान देवड़ा, तो ये वो लोग थे जिन्होंने किस किस अधीनता स्वीकार की थी, इनकी अधीनता स्वीकार की थी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। फिर देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है ये वाला, दुर्गादास राठौड़ की समाधि अर्थात छतरी कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बता दीजिए भाई। राइट आंसर बताना है आपको कि दुर्गादास राठौड़ की समाधि अर्थात छतरी आपको बताना है कि कहां पर स्थापित है, ये आपको बताना है। क्योंकि ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। बता दीजिए भाई। हाँ, तो इनकी जो छतरी है, शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी उज्जैन के अंदर है, वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। और यहाँ पर छतरी भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई, छतरी बनी हुई है। कुछ बातें हैं दुर्गादास के बारे में।
जैसे पूछ ले कि भाई दुर्गादास का जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था सालवा गांव जोधपुर में, सालवा गांव जोधपुर में। एक आपका अभी सवाल बन सकता है कि भाई देखो जो इनका जन्म कहां पर हुआ ये, और पूछे दुर्गादास की प्रतिमा कौन सी पहाड़ी पर है, दुर्गादास की मूर्ति किस पहाड़ी पर स्थापित है, तो पहाड़ी का नाम जब आएगा तब आप कहोगे कि सर ये पहाड़ी है वो है मसूरिया की पहाड़ी। आप लोग अगर जोधपुर घूमने के लिए आओ या जोधपुर में जो जिन्होंने जोधपुर को विजिट किया है वो जब मसूरिया की तरफ जाते हैं या मैं अगर कहूँ बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको यह मूर्ति स्पष्ट दिखेगी। जोधपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर इनकी क्या बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। आगे बात करता हूं मैं आपको, तो दुर्गादास ने मुगलों से कितने वर्ष तक संघर्ष किया था, तो पूछ ले कि वह व्यक्ति जिसने मुगलों से 30 वर्ष तक संघर्ष किया, तो मुगलों से इन्होंने 30 वर्ष संघर्ष किया था और इसे क्या कहा जाता है, 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्यों किया, अजीत सिंह को बचाने के लिए। अगला सवाल आपसे दुर्गादास से पूछा जाएगा, भाई दुर्गादास के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इसके अलावा इसे राठौड़ों का उद्धारक कहा जाता है, राठौड़ों का क्या कहा जाता है, उद्धारक। जिस प्रकार से मेवाड़ के अंदर भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक और अमीर को पहला उद्धारक कहा जाता है, उसी प्रकार राठौड़ों का उद्धारक कहा जाता है दुर्गादास को। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसीज कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। पूछ ले राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर राठौड़ों का यूलिसीज है, राठौड़ों का कौन सा चीज, यूलिसीज। ये भी किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। जिस प्रकार से पन्नादाई त्याग बलिदान, त्याग बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कहते हैं कि दुर्गादास भी त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गादास को जागीर दी थी, तो मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गादास को क्या दी थी, जागीर दी थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तब आप कहोगे सर मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था अमर सिंह सेकंड। क्या नाम था, अमर सिंह सेकंड थे, और अमर सिंह सेकंड ने इनको जागीर दी थी। और अमर सिंह सेकंड ने इनको जागीर कहाँ की दी, तो इनको जागीर दी थी विजयपुरा की। कहाँ की जागीर दी थी, विजयपुरा की क्या दी थी, जागीर दी थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर क्या पूछ लिए जाते हैं, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है ये वाला, वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश कहा जाता है। वह युद्ध बताना है जिसमें महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के बाद में वहां से उनकी विजय शुरुआत हो जाती है, ये आपको बताना है, बताना है आपको। दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। और अच्छे से आपको आंसर देना है कि कौन से युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की क्या मानी जाती है, हल्दी घाटी के युद्ध की क्या मानी जाती है, विजय की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद कहते हैं भाई प्रताप होते हैं, उनकी विजय प्रारंभ हो जाती है। बता दीजिए कौन सा युद्ध है, बेहतरीन आंसर देना है आपको, बताइए कौन सा युद्ध था, बताइए। वेरी गुड। तो कौन सा युद्ध था, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, अ व ब दोनों। फटाक से आंसर दे दीजिए भाई, फटाक से क्या देना है, आंसर देना है, बताइए भाई। बेहतरीन सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, और आपको बताना है, आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है, और आंसर बता के ही जवाब देना है। बताइए। अच्छा युद्ध, अच्छा सवाल है। देखिए भाई 13 अक्टूबर 1576 को, नवंबर 1576 को कहते हैं, नवंबर 1576 को प्रताप ने गोगुंदा को पुनः जीता था, गोगुंदा को क्या किया था, पुनः जीता था। और 1582 में
1582 में दिवेर के युद्ध को जीता था। और दिवेर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मैराथन कहा जाता है। ये आपको याद रखना। और अगर सवाल थोड़ा चेंज हो जाए और पूछ ले कि हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने तुरंत कौन सा युद्ध जीता था, तो वहां पे आप कहोगे गोगुंदा का युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध जीता था? गोगुंदा का युद्ध जीता था। और कहते हैं कि यहां से उनकी विजय की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और अगर आपको ये भी पूछ ले कि ये जो मेवाड़ का मैराथन, इस युद्ध को किसने कहा था, तो आप कहोगे सर ये बात कहने वाला था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने ये बात कही है कि साहब ये जो युद्ध था ये मेवाड़ का क्या था? मैराथन था। और इसमें इन्होंने अकबर के काका को हराया था जिसका नाम था शेरिमा सुल्तान खां। क्या नाम था? शेरिमा सुल्तान खां था। तो पहले में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका विजय का श्री गणेश गोगुंदा के युद्ध से माना जाता है, जो नवंबर 1576 में होता है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है वो इस तरह से है। हाँ, मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खानवा के युद्ध में, खातोली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में, या गागरोन के युद्ध में? हराया किसका था? इब्राहिम लोदी को हराया था। हराने वाले थे सांगा। कौन थे भाई? सांगा थे। तो बताना है आपको इसका भाई सही आंसर क्या है। इनका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। कौन से युद्ध में इन्होंने किसको हराया था? बताइए बताइए बताइए। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। ये सवाल आपको पूछा जा गया है और आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है। बताइए। वेरी गुड। खातौली का युद्ध होता है 1517 में। खातौली वर्तमान में कोटा के अंदर है। कहाँ है भाई? कोटा के अंदर है वर्तमान में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद आता है, और लोदी स्वयं क्या होता है? हारता है। लोदी की क्या हुई? हार हुई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए इस पूछ ले कि किस युद्ध के अंदर सांगा के पुत्र भोज की मृत्यु हुई, तो सांगा का पुत्र था जिनका नाम था भोजराज, जो मीराबाई के पति थे। तो भोजराज की इसमें हुई थी मृत्यु। और इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि सांगा का एक तो हाथ कट गया था। सांगा का क्या कट गया? हाथ। और हाथ कट गया था, बायां हाथ कटा था। और कहते हैं कि पैर पर क्या लगा था? पैर पर लगा था बाण, और पैर पर बाण लगने के कारण कहते हैं कि इनका पैर होता है वो क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और उसके बाद में वो एकदम पूरे सही तरीके से नहीं चल पाते थे, लंगड़ा कर चलते थे। ठीक है। और अब देखिए एक युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। आपको याद रखना है बाड़ी के युद्ध के बारे में कि बाड़ी का युद्ध कब हुआ। तो पहली बात तो ये याद रखना बाड़ी है कहां पर। तो बाड़ी का युद्ध होता है वो होता है 1518 में। ये बाड़ी कहां पर है? तो बाड़ी धौलपुर के अंदर है। कहां पर है भाई? धौलपुर के अंदर है। यह युद्ध किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। लेकिन इब्राहिम लोदी इस युद्ध में आया नहीं था। इब्राहिम लोदी क्या है? इस युद्ध में स्वयं नहीं आया था। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आया कौन था? तो देखिए लोदी की तरफ से, दिल्ली से जो लोदी की सेना आई थी, उस लोदी की तरफ से दो व्यक्ति आए थे। एक तो आए थे मियां हुसैन फरमूली। एक तो कौन आए थे? मियां हुसैन आए थे। और मियां हुसैन के साथ एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था मियां माखन। मियां माखन आए थे। और ये मियां माखन और मियां हुसैन फरमूली होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं भाई? हार जाते हैं। और इसके अंदर जीत किसकी हुई? सांगा की जीत हुई। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई बाड़ी सांगा की जो बाड़ी विजय की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस बाड़ी विजय की जानकारी अगर आपसे पूछे, इसकी जानकारी मिलती है भाई बाबरनामा से। कहां से मिलती है? बाबरनामा से मिलती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना। बाबर लिखता है कि भाई बाड़ी का युद्ध था, बाड़ी धौलपुर के अंदर है। यह युद्ध जीता किसने था? सांगा ने जीता था। और इब्राहिम लोदी की तरफ से मियां हुसैन फरमूली और मियां माखन आए थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक युद्ध और बता देता हूं मैं। यहाँ पे दो युद्ध और है। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? तो ये हुआ था मार्च 1527। किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ था भाई सांगा वर्सेस बाबर। सांगा वर्सेस
बाबर के बीच में हुआ था। यह युद्ध राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास के लिए यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। अगर इस युद्ध में बाबर जीत जाते, सांगा जीत जाते, तो शायद हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां आप मुगल पढ़ रहे हो वहां पे शायद आपको मेवाड़ के राणा सांगा और इनके वंशजों को पढ़ते थे। क्या करते थे? पढ़ते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें विजय होता है बाबर, और बाबर ने इस युद्ध में आपको पता है गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी। और इस युद्ध को इसने जिहाद का नारा दिया। कौन सा? जिहाद का नारा। यह वो युद्ध होता है जिसमें बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। बाबर ने किसका? तोपों का प्रयोग किया। लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर बाबर में, सांगा ने हिंदू पत की उपाधि धारण की थी, हिंदू पत की उपाधि। और इसके अलावा इन्होंने पाती पैरवण प्रथा के तहत समस्त राजपूत शासकों को मेवाड़ के झंडे के नीचे खड़े होकर बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था? संगठित किया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अब अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला। ये सवाल है ये वाला, और ये आपसे पूछ रहा है मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन सा था? तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किए जाते हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और मानसिंह प्रथम, भगवंत दास, भारमल या मिर्जा राजा जय सिंह। तो जब आप आमेर का इतिहास पढ़ते हैं, कहाँ का इतिहास पढ़ते हैं भाई? आमेर का इतिहास पढ़ते हैं, तो उस समय आपके कोई शासक आते हैं जिसके बारे में वहां जानकारी मिलती है कि भाई इन्होंने क्या किया था। इन्होंने अपनी बहन का, अपनी बेटी का विवाह किया था, और अपनी बेटी का विवाह कब, किसने किया था, ये आपको बताना है। वेरी गुड। किसने बताया? ऋषि जोधपुर ने बताया, राकेश बैरवा ने बताया, कल्पना गौतम, अल्केश डोडिया, रक लक्ष्मण, सिद्ध मुकुल, डामोर मोरिला, प्रवीण राणा, आकाश राणा, मुकुल, विकास, कल्पना। देखो भाई राइट आंसर बताना आपको। संगीता कुमारी, मुकुल डामोर, राकेश बैरवा, विकास खमियादा, एम.आर. शर्मा, एम.आर. शर्मा। देखो भाई, हाँ, तो भारमल, भारमल ने अपनी पुत्री थी, पुत्री का नाम था हरखाबाई। पुत्री का नाम क्या था? हरखाबाई था। और हरखाबाई का इन्होंने विवाह किया था। वो विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ। और आपसे सवाल पूछा जाएगा ये विवाह कब हुआ था, तो आपको याद रखना 6 फरवरी 1562 को हुआ था। एक बार ये सवाल पूछा गया था अकबर व हरखाबाई का विवाह कहां पर हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था भाई सांबर में। कहां हुआ था? सांबर में। और आपको यह भी याद रखना है कि भारमल को अकबर ने 5000 का मनसब दिया। यह पहला राजपूत शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इसको एक उपाधि भी दी गई थी, वो थी अमीर उल उमरा। तो सवाल पूछा जाएगा वह पहला राजपूत शासक जिसे मुगलों के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई, वो थे भारमल। कौन थे? भारमल। एक भारमल से कुछ विशेष बात यह है कि भारमल ने किसकी सहायता से अकबर से पहली बार मुलाकात की थी, तो ये आपको याद रखना है कि भाई इन्होंने पहली बार अकबर से क्या की थी? मुलाकात की थी, और किसके सहयोग से की थी, ये आपको याद रखना है। तो भारमल के बारे में याद रखना है कि इन्होंने पहली बार अकबर से मुलाकात की थी, वो की थी मजनू खां से। किसके साथ की थी? मजनू खां से की थी। और यह मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और यह मुलाकात हुई थी 1556 में। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा भारमल ने अकबर के साथ पहली मुलाकात कब की? 1556 में। कहां पर की? दिल्ली में की। किसकी सहायता से की? मजनू खां की सहायता से। फिर आपसे सवाल अगला पूछा जाएगा, और अगला सवाल यह पूछा जाएगा भाई कि बताओ कि सांबर के अंदर, या यह सवाल पूछा जाएगा इसी में ही कि अकबर ने, भारमल ने दूसरी मुलाकात अकबर के साथ मिलने के लिए किसकी सहायता से की थी, यह आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था चगताई खां, और चगताई खां से मुलाकात की थी, वो इन्होंने कहां पर की थी, वो आपको याद रखना है। ये मुलाकात हुई थी सांगानेर में। और सांगानेर के अंदर कहते हैं 20 जनवरी 1562 को, 20 जनवरी 1562 को भारमल ने अकबर की क्या स्वीकार की थी? अधीनता स्वीकार की थी। तो याद रखना भाई डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं? सवाल मिलते हैं, और इनके बारे में भी याद रखना है। एक विशेष सवाल जो इनमें से आपके बनेगा वो आपको याद रखना है। एक शिलालेख है जिसका नाम है बरबत शिलालेख, और बरबत शिलालेख आपके कहां से मिला है? तो आप कहोगे कि सर बरबत शिलालेख है वो भरतपुर से मिला है, और इस बरबत शिलालेख में अकबर और हरखाबाई के विवाह की क्या मिलती है?
जानकारी मिलती है, ये आपको बताना है। रितु शर्मा, सोनू जंगम, ऋषि जोधपुर, विकास, आकांक्षा मकवाना। अगला सवाल देखो भाई, अबली मेणी का महल कोटा के किस शासक द्वारा बनवाया गया? एक महल है अबली मेणी का महल, और अबली मेणी का महल कौन से शासक के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, माधो सिंह हाड़ा, जगत सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा या किशोर सिंह हाड़ा, बता दीजिए भाई। सीपी किंग, आकांक्षा मकवाना, राकेश बैरवा, ऋषि जोधपुर, सोनू जंगम, विकास, रितु शर्मा। आंसर बता दीजिए भाई फटाक से, आपको क्या बताना है? आंसर बताना है, बाकी का काम हमारा है। सतीश पटेल, मुकुंद, शिया चौधरी, राकेश बैरवा। देखो भाई, प्रवीण राणा, मदन लाल रेबारी, पिंकी, अलकेश, खुशबू, सॉरी खुशहाल। अब देखो भाई, मुकुंद सिंह हाड़ा कहां के शासक थे? कोटा के शासक थे। मुकुंद सिंह हाड़ा एक बार जाते हैं जंगल में, और जंगल में क्या करने के लिए जाते हैं? शिकार करने के लिए जाते हैं। और जब वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, उस दौरान कहते हैं ये जो मुकुंद सिंह होते हैं, ये शिकार करते करते अपने सैनिकों वगैरह से दूर हो जाते हैं, और जंगल में ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर कहते हैं कि इनके सैनिक वगैरह पीछे छूट जाते हैं। पानी वानी सब सैनिकों के पास था, तो प्यास लगी प्यास लगी तो कहीं पानी की तलाश करते करते एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब के किनारे पहुंचे पानी पीने के लिए, लेकिन तालाब के किनारे एक अति सुंदर सुशील कन्या को देखा, और वो कन्या कहते हैं पानी लेने आई थी, गजबन पानी लेने के लिए आई थी। और कहते हैं कि उस कन्या को देखकर बहुत अधिक मोहित हो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब, इतनी सुंदर कन्या जंगल में, कोई भूतनी वूतनी तो नहीं है? लेकिन बाद में पता किया तो इन्होंने कहा नहीं, है तो कोई कन्या ही। कन्या को देखा और कन्या को देखकर कहा कि भाई कौन हो तुम? कन्या ने कहा मेरा नाम अबली मीणी है, मैं मीणा हूँ, मीणी मतलब मीणी, अबली मीणी है मेरा नाम, और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, तो अब मुकुंद सिंह तो शासक थे, उन्होंने उसको देखा, बहुत सुंदर लगी, बहुत सुशील लगी, बात की थोड़ी देर बाद में। उसके बाद मुकुंद सिंह ने उनको कहा विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। अब कहते हैं कि अबली मीणी ने चुपके से कहा पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मेरी तरफ से तो यस है। उन्होंने कहा पापा को मना लूंगा बावली, टेंशन मतलब, पापा अभी जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। गया इसके पापा के पास, जाके बोला, हाँ नंबर वंबर सब दिए, पहले उनकी इंस्टा आईडी वगैरह चेक की, स्टेटस वगैरह देखा, सिंगल एग, मिंगल एग, टिंगल एग क्या है, ठीक है, वो सब देखा था। वो सब देखने के बाद उसने कहा कि ठीक है भाई, पापा को मना लिया। पापा ने कहा कि भाई अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, कर लो अगर आपके मन में है। तो उन्होंने कहा कि कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अबली मीणी ने बाद में कहते हैं कि शादी करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया, और ये कहा कि भाई मुकुंद सिंह जी, आप मुझे महलों में लेके जाओगे, लेकिन महलों में मुझे घुटन होती है, मैं खुले महलों में रहूंगी तो भी मुझे जहाँ भी रखना है खुले में रखना। मुकुंद सिंह ने कहा बावली टेंशन मत ले, राजा हूँ, कहाँ बनाना है तेरा महल? कहा कि अच्छा, इस बड़ी सी पहाड़ी पर मेरा क्या बना दो, महल बना दो। तो इन्होंने क्या बना दिया, इससे बड़ी सी पहाड़ी जो मुकुंदरा की पहाड़ी है, उस मुकुंदरा की पहाड़ी पर इन्होंने क्या बना दिया, महल बना दिया। और इस महल को कहा जाता है अबली मीणी का महल। कैसा वहन कहा जाता है? अबली मीणी का महल कहा जाता है। और कहते हैं कि बाद में राव मुकुंद सिंह अबली मीणी से मिलना होता था, इस महलों में आते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, शादी वादी हो जाती है। और 1 साल बाद में एक युद्ध होता है 1658 में, और वो युद्ध कौन सा होता है 1658 में, आपको पता होना चाहिए। और ये युद्ध होता है भाई आपके धर्मत का युद्ध होता है, एक होता है शामूगढ़ का युद्ध। और 1658 में मुगलों के बीच में, जो मुगलों के टाबर होते हैं, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में कहते हैं कि ये जाते हैं दारा के पक्ष में, और उस दारा के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अबली मीणी से शादी किए हुए लगभग थोड़े दिन रहे थे, और बाद में कहते हैं कि ये खुद क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। ये भी आपको याद रखना।
हाँ, अबलीमणि के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल, ये भी आपको याद रखना, हाड़ौती का ताजमहल। और क्या कहा जाता है इसको? इसके बारे में याद रखना है कि ये जो अबलीमणि महल है, इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए भाई, जसवंत थड़ा वाला पहला है भाई। राजस्थान में ताजमहल, देखिए राजस्थान में ताजमहल की बात होगी ना, तो एक तो है काका जी की दरगाह। देखो, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में, और इसको कहा जाता है कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल। और एक है आपका जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है जसवंत थड़ा है, काका जी की दरगाह है, एक अपने राजस्थान के अंदर आपको पता है अबलीमणि का महल है, अबलीमणि महल है, इसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। उसी प्रकार एक है जग मंदिर, जग मंदिर पिछोला झील में है जग मंदिर, इसे कहा जाता है मेवाड़ का ताजमहल, मेवाड़ का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, कभी पूछ ले तो भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया। हमारे राजस्थान का वह किला है जिस पर अंग्रेजों ने कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था, और 5 बार असफल रहे। 5 बार क्या रहे थे? असफल रहे थे। जीतने में जोर आ गया उनको, जीतने में क्या आ गया था? जोर आ गया। तो वो किला आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, बता दीजिए भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और पूछा क्या है आपके सामने? तो वह किला जिसके ऊपर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा 5 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार आक्रमण किए थे। कौन सा किला बताइए? अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। भरतपुर का किला, धौलपुर का किला, जोधपुर का किला या बीकानेर का किला, बताइए। वेरी गुड, सबने लगभग लगभग आंसर दिया है। तो देखो भाई, एक किला है जिसका नाम है भरतपुर का किला, इसका नाम है लोहागढ़। कौन सा गढ़ है भाई? लोहागढ़ है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में। इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। भाई साहब, इसको कोई जीत नहीं पाया, इसलिए यह अजय हो गया। पूछे राजस्थान में मिट्टी से बना सबसे मजबूत किला, मिट्टी से बना है भाई और सबसे मजबूत किला है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई इसका निर्माता कौन था? तो आप कहोगे कि सर इनके निर्माता थे सूरजमल जाट, जिनको जाटों का अफलातून, जाटों को प्लेटो कहा जाता है। यह कैसा दुर्ग है? यह लिविंग फोर्ट है। और आपसे पूछा जाएगा श्रेणी कौन सी है इसकी? आप कहोगे सर पारीख श्रेणी है, पारीख श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वह इनकी जो गहराई है वो 7 ताल हाथियों के बराबर है। ये भी आपको याद रखना है। फिर याद रखना, इस पारीख के अंदर जो जलापूर्ति होती है, वो जलापूर्ति कौन सी नदी के द्वारा होती है? तो आप कहोगे सर इस पारीख में जलापूर्ति होती है वो बाणगंगा नदी के द्वारा होती है। और यहाँ पर एक अजान बांध को रोककर एक नहर निकाली गई है, सुजान गंगा, और सुजान गंगा के द्वारा इस नहर को क्या किया जाता है? भरा जाता है। सुजान गंगा नदी आप कहोगे बाणगंगा नदी है, और बाणगंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? अजान बांध है। कौन सा? अजान बांध है। और अजान बांध का एक पानी है, इसकी यहाँ पर बांध बनाकर एक इसको क्या भेजा गया है? इसमें चारों तरफ पानी भेजा गया है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी किले के बारे में कि लॉर्ड लेक ने यहाँ पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें दादी माँ के महल, दादी माँ के महल, इसके अलावा जो एक सवाल इंपॉर्टेंट है वो है आपके बारे में पूछा जाएगा कि लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि जाटों के शासक है वो लक्ष्मण जी को अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं। ये भी आपको क्या रखना है?
याद रखना है भाई, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है भाई बताओ। इसका मतलब ये बताना है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध 1303, खानवा का युद्ध 1527, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, दौरा का युद्ध 1579। बता दीजिए भाई गलत इसमें कौन सा है, आपको बताना है। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दौराई का युद्ध, अब बताना है आपको। बताइए भाई क्या आंसर है इनका, क्या आंसर है इनका, ये आपको बताना है। मेवाड़ के अंदर कुछ युद्ध हुए थे और इन युद्धों को क्या देना है आपको, संक्षिप्त जानकारी देनी है। बताइए भाई, बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर दोगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं बैक टू बैक। बताओ भाई, अच्छा सवाल है तो अच्छा क्या आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। बताइए, दोहराई का युद्ध, दूसरे भी युद्ध है, कौन सा मिस मैच है, कौन सा मिस मैच है, बताइए कौन सा मिस मैच है, ये आपको बताना है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड वेरी गुड। दोहराई का युद्ध हुआ था वो 1559 में हुआ था, 1559 में हुआ था। और ये दोहराई है ना, ये दोहराई ये अजमेर में है। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो दारा शिकोह और उसके भाई औरंगजेब के बीच में हुआ था। मुगल उत्तराधिकार में होने वाला ये क्या था, युद्ध था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे कह रहा है किसको जल दुर्ग की श्रेणी में पहचाना जाता है। तो वह दुर्ग है जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में पहचाना जाता है, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग। यानी इसकी जो श्रेणी आपको बताई गई है वो श्रेणी कौन सी बताई गई है, जल वाली श्रेणी बताई है। तो बता दीजिए भाई कौन सा दुर्ग है जिसकी जल श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, जल श्रेणी है। बताइए भाई, आसान सवाल है और आसान सवाल है तो आसान क्या देना है, आंसर देना है। बता दीजिए वह दुर्ग जिसकी कौन सी श्रेणी बताई गई है भाई, जल श्रेणी बताइए। बताइए जल श्रेणी बताई गई है वो बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए भाई। वेरी गुड। देखिए गागरोन दुर्ग है ना, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है, विंध्याचल में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। ये आपको याद रखना। कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है, ये भी याद रखना है। फिर नदी का नाम पूछे तो क्या कहोगे, आहू और काली सिंध है। वेरी गुड, आहू और काली सिंध नदी के किस पर, संगम पर बना हुआ है। कभी पूछ ले कि वह दुर्ग जो बिना नींव के समतल जमीन पर बना गया है, तो यह बिना नींव और बिना नींव के क्या है, निर्मित दुर्ग है, बिना नींव के निर्मित दुर्ग है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो गागरोन दुर्ग है ना, इस गागरोन दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई इसको गर्राटपुर कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम था गर्गाचारी, और गर्गाचारी ने यहाँ पर तपस्या की थी। इसके अंदर एक दरगाह है, कई बार सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है, और वो है मिट्टे शाह की दरगाह। मिट्टे शाह की क्या है भाई, दरगाह है। और जो सबसे ज्यादा इनसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के पास में एक पहाड़ी है, उसका नाम है गिद्ध कराई। और गिद्ध कराई सबसे ऊंची जगह है जहां पर कहते हैं राजनीतिक बंदी होते थे, उनको यहाँ पर कैद करके रखा जाता था और यहाँ से नीचे फेंका जाता था, जिन्हें गिद्ध कहा जाते थे। वेरी गुड। और संत पिप्पा का जो जन्म हुआ था, संत पिप्पा जिनका नाम था प्रताप सिंह, वो इन्हीं के यहाँ हुआ था, इसी किले के अंदर हुआ था, और ये यहाँ के शासक थे। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कोटा रियासत की टकसाल थी। पूछ ले किस दुर्ग में कोटा रियासत की टकसाल थी, कोटा रियासत के सिक्के बनते थे, आप कहोगे कि सर इसी दुर्ग में थी। कौन से दुर्ग में थी, गागरोन दुर्ग के अंदर थी। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा अकबर ने यह किला किसको जागीर में दिया था,
तो अकबर ने यह किला जागीर में दिया था पृथ्वीराज राठौड़ को, जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के बेटे होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, वेली किशन रुक्मणीरी, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए इसके बारे में कि 2013 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2013 में 6 किले जिसमें ये भी शामिल था। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2018 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट हुआ था। 2018 कितने रुपए का? 5 रुपए का। कौन सा टिकट है? डाक टिकट। याद रखना है क्योंकि सवाल के पास में क्या बनता है? सवाल बनता है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने साके हुए? 2 साके हुए। एक 1423 में हुआ, एक 1444 में हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल देखो, ढूंढाड़ अंचल का वह गांव जहां पर पुरातात्विक महत्व की चांद बावड़ी, हर्षद माता का मंदिर एवं अनेक मूर्ति शिल्प दर्शनीय मिले हैं। तो बताइए भाई, ढूंढाड़ अंचल का वह गांव बताना है जहां पर चांद बावड़ी मिली है और हर्षद माता का मंदिर मिला है और अनेक मूर्ति शिल्प दर्शनीय है। और वो गांव कौन सा है? आबानेरी गांव, कालीखोह गांव, नईनाथ गांव या फिर अजबगढ़ गांव। और बताना किसके बारे में है आपको? ढूंढाड़ के क्षेत्र का। ढूंढाड़ के क्षेत्र का गांव बताना है भाई। बता दीजिए कौन सा गांव है। ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, आजकल पूछ लिए जाते हैं। तो बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका? कैसा आंसर बताना आपको? राइट आंसर बताना है। बता दीजिए। बताइए बताइए बताइए, फटाक से आंसर बता दीजिए भाई। ऐसे आंसर भी ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। बताइए राइट आंसर बताना है आपको। राइट, एकदम राइट बताना है। बताइए भाई। अच्छा सवाल है और अच्छा आंसर बताना है। बताइए बताइए बताइए, राजस्थान के अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपकी ये सवाल पूछे जाते हैं भाई, और पूछे जाते हैं मतलब आपको क्या देना है? इनका जवाब देना ही देना है। बताइए। बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो कौन सा गांव है? आबानेरी गांव। आबानेरी वर्तमान में दौसा जिले में आता है। किस जिले में आता है? दौसा जिले में। पहले बात करते हैं, एक मंदिर है जिसका नाम है, कौन सा मंदिर? हर्षद माता का मंदिर। और आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, भाई बताओ ये जो हर्षद माता मंदिर है किस जिले में है? आप क्या दोगे? सर दौसा जिले में है। लेकिन दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, यह हर्षद माता का मंदिर है, यह किस शैली में निर्मित है? कौन सी शैली में निर्मित है? तो आप कहोगे यह महामारू शैली, महामारू शैली में निर्मित है। और ये मंदिर किस काल में बने थे? तो आप कहोगे कि सर ये बने थे गुर्जर प्रतिहार काल में। गुर्जर प्रतिहार काल था ना, उस काल में यह मंदिर बना था, हर्षद माता का मंदिर बना था। यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा पूछे कि राजस्थान का वह मंदिर जिसकी आकृति स्वास्तिक आकार में है। स्वास्तिक आकार होता है ना, ऐसा स्वास्तिक बनाते हैं, तो इसकी जो आकृति है ना, वो आकृति है स्वास्तिक आकार। किसकी जैसी है? स्वास्तिक आकार। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस मंदिर को नष्ट किसने किया था? इस मंदिर को नष्ट करने वाले के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर नष्ट करने वाला था जिसका नाम था महमूद गजनवी। कौन सा गजनवी था? महमूद गजनवी था। उसने इसको क्या किया था? नष्ट किया था। यह भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपको पूछा जाएगा, एक बावड़ी है और उस बावड़ी का नाम है भाई चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी के बारे में 2-3 बातें हैं। क्या क्या है कि भाई चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। आबानेरी दौसा में। इसके अलावा क्या कहा जाएगा इसके बारे में आपसे सवाल कि भाई ये चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया था राजा चांद ने। राजा चांद ने करवाया था। कहते हैं कि ये जो बावड़ी है इसमें लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 3500 सीढ़ियां हैं।
और इसके अलावा इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहां पर हुआ था, कब हुआ, 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। ठीक है भाई, महामारू शैली को ही प्रतिहार शैली कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है। एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको बतानी है कहां पर है। 4 ऑप्शन है, रेवासा, सिक्कर, बालोतरा, बाड़मेर, नाथद्वारा, राजसमंद, सलेमाबाद, अजमेर। बता दीजिए भाई, राइट आंसर क्या है इसका, बताइए भाई। सवाल अच्छा पूछा है आपसे संत एवं संप्रदायों में, और पूछा कौन सा संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय पूछा है। कौन सा संप्रदाय पूछा है भाई, निम्बार्क संप्रदाय पूछा है। तो बता दीजिए भाई, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है। ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। बताओ भाई, अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। अच्छा सवाल है, वेरी गुड। तो ये कहां पर है भाई, सलेमाबाद, अजमेर में। कौन सा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय को याद रखना, सनकादि संप्रदाय कहते हैं इसको। पूछे किस संप्रदाय को, सनकादि या फिर हंस संप्रदाय कहा जाता है। तो आप क्या कहोगे, ये कहा जाता है भाई, वो किसको कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई इसके प्रवर्तक कौन थे। तो आप कहोगे कि सर इनके प्रवर्तक थे, उनका नाम था निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क आचार्य, वो इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है, तब आप कहोगे कि भाई यह पहला एक जगह है जहां पर राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा होती है, युगल पूजा होती है, यानी इनकी युगल रूप में पूजा होती है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, मेला कब लगता है। तो मेला लगता है राधा अष्टमी को। अब ये राधा अष्टमी कब आती है, तो आप कहोगे सर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही क्या कहा जाता है, राधा अष्टमी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है भाई। फिर आगे देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल क्या है, इसी सवाल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए भाई, इस संप्रदाय के अंदर, इस संप्रदाय के अंदर एक संप्रदाय है जिसका नाम है सखी संप्रदाय। तो आपसे पूछा जाएगा सखी संप्रदाय का संबंध किससे है, इसी संप्रदाय से है। इसी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय भी इसी को ही कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। ठीक है, क्योंकि सवाल के आसपास ही क्या मिलते हैं, आपके सवाल मिलते हैं, याद रखना। स्पेशली ये एक बार सवाल ये पूछा गया था, और मैं आपको बता भी देता हूं, एक नदी है जिसका नाम है रूपनगढ़, और ये जो सलेमाबाद अजमेर में ये जो मेला लगता है, ये रूपनगढ़ नदी के किनारे लगता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित व्यवसायिक लोक नृत्य हैं। तो एक लोक नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है, और वो कैसा नृत्य है, वो आपके भाई नृत्य है व्यवसायिक, अर्थात वह नृत्य जिसको करने के बाद आप क्या कमाओगे, पैसे कमाओगे। उस नृत्य के बारे में आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। फटाक से आंसर बता दीजिए भाई, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, और राइट आंसर आपको बताना है। जब राजस्थान के प्रमुख क्या पढ़ते हैं, लोक नृत्य पढ़ते हैं, और लोक नृत्यों में यह आपके आता है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चंग, गीदड़, चंग, गीदड़, और फिर आपके सामने दिया है कच्छी घोड़ी। चारों नृत्य हैं भाई, चारों नृत्य। ठीक है, अब देखो, जैसे बात हो रही है चंग की, किसकी हो रही है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हो रही है चंग की।
कब होता है इसका आयोजन? होली के अवसर पर। कौन से गीत गाए जाते हैं? धमाल या फिर होली गीत गाए जाते। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इसी नृत्य के बारे में कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी के बारे में याद रखना है आपको कि जो कच्छी घोड़ी है यह व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। और सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका संबंध किस रस से है? वीर रस से है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कलाकार कौन? स्वर्गीय छंवरलाल माली जो जोधपुर जिले के रहने वाले थे, और एक व्यक्ति जिनका नाम है गोविंद पारिक, गोविंद पारिक। फिर आपसे पूछा जाएगा गीदड़, तो आपको पता होना चाहिए गीदड़ का भी होली की स्थापना पर, होली पर होता है। याद रखना होली के अवसर पर गीदड़ किया जाता है। सवाल ये पूछा था कि शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित व्यावसायिक नृत्य कच्छी घोड़ी है। ये तीनों होते हैं, तीनों कहाँ हो रहे हैं? तीनों शेखावाटी क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन दो का विशेष आयोजन होगा होली पर। और ये आप व्यावसायिक नृत्य हैं, सामाजिक कार्यक्रम वगैरह वगैरह में, शादी विवाह में आप कर सकते हो। बाकी सभी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के हैं। और ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ना, ये कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य को करने वाला आदमी क्या कहेगा? अगर कोई आदमी कहीं पे जाएगा, शादी में गया और उसको कहा भाई थोड़ा कच्छी घोड़ी नृत्य कर देना, उसने कहा कि भाई पैसे लूंगा मैं। क्या लूंगा? पैसे लूंगा। आगे ऐसे घोड़ी बांधते ही हूँ, आगे लकड़ी की कास्ट की घोड़ी बंधी होती है, फिर वो यूं नाचते हैं ना हाथ में तलवार लेके, तो वो आगे वाला हिस्सा होता है, उसमें कहते हैं कि जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसमें लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है जो कास्ट की होती है, इसलिए इसे कच्छी घोड़ी कहा जाता है। और फिर वो क्या करता है, एक हाथ में तलवार लेता है और युद्ध का जो दृश्य दिखाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है वो है कच्छी घोड़ी, याद रखना है आपको, ठीक है भाई। और ज्यादातर इसका आयोजन होता है वो विवाह अवसर पर होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में होता है, सामाजिक कार्यक्रम में होता है। याद रखना कौन से नृत्य का आयोजन? कच्छी घोड़ी का नृत्य का आयोजन, ये याद रखना। अगला सवाल, बादशाह दुर्ग स्थित है, तो वह दुर्ग जिसे बादशाह दुर्ग कहा जाता है, राजसमंद, बयाना, ब्यावर या नागौर? बता दीजिए बादशाह का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए बादशाह दुर्ग किसे कहा जाता है? बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से क्या देना है? आंसर देना है कि बादशाह का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए भाई किस दुर्ग को क्या कहा जाता है? बादशाह दुर्ग कहा जाता है, बता दीजिए। बयाना, ब्यावर, बताओ भाई कौन से दुर्ग को क्या कहा जाता है? बादशाह दुर्ग कहा जाता है, बता दीजिए। वेरी गुड। कौन सा दुर्ग है जिसे बादशाह दुर्ग कहा जाता है? आंसर सोच के देना है भाई। बादशाह दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बयाना का किला। देखिए ये जो बयाना का किला है ना, इसको कहा जाता है शोणितपुर। क्या कहा जाता है? शोणितपुर कहा जाता है। इसे बाणपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाणपुर कहा जाता है। इसे बादशाह दुर्ग कहा जाता है, बादशाह दुर्ग कहा जाता है। इसे विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर गढ़ कहा जाता है। इसके अलावा ये श्रेणी कौन सी है? गिरी श्रेणी है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है ना, उस पहाड़ी का नाम याद रखना। उस पहाड़ी का नाम है मानी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मानी पहाड़ी। इसके अलावा इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, इस मंदिर, इसके अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है उषा मंदिर। कौन सा मंदिर? उषा मंदिर, जिसे उषा मस्जिद भी कहा जाता है। बाद में इसको तुड़वाकर इसका नाम दे दिया गया था उषा मस्जिद।
इसके अलावा आपको याद रखना है, यहां पर एक भीमलाट है और इस भीमलाट को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहा जाता है? तो बयाना दुर्ग में निर्मित जो भीमलाट है उसे कहा जाता है कुतुब मीनार। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड कि ये भीमलाट क्या है, तो यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। राजस्थान का कैसा स्तंभ है? सबसे पुराना और सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। इसके अलावा याद रखना है कि सवाल पूछे इसके अंदर कौन सी छतरी बनी हुई है, तो आप कहोगे सर अकबरी छतरी है। अकबरी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि बताइए दाऊद खां लोधी की मीनार, दाऊद खां लोधी की मीनार, दाऊद खां लोधी की मीनार किस दुर्ग में है? तो आप कहोगे सर इस बयाना दुर्ग में है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना भाई। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल आपके लिए पूछ रहा है और आपको पूछ रहा है कि बता मेरे भाई, राजस्थान का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया है? बताओ, राजस्थान का पहला कौन सा पार्क है? तितली पार्क है। ये कहाँ पर बनाया गया है ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है कि राजस्थान का प्रथम तितली पार्क। बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम कौन सा पार्क है? तितली पार्क है, वो आपको बताना है। बता दीजिए राइट आंसर, और राइट आंसर आप ही को बताना है कि क्या है। राजस्थान का प्रथम कौन सा पार्क? तितली पार्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राजस्थान का कौन सा पार्क पूछा है भाई? तितली पार्क पूछा है आपसे, और तितली पार्क के बारे में आपको क्या देना है? जवाब देना है। बता दीजिए भाई, राजस्थान का पहला कौन सा पार्क पूछा है आपसे? तितली पार्क। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर आना चाहिए भाई। तुक्के कम लगाना। क्या कम लगाना? तुक्के लगाना है कम। और राजस्थान के प्रमुख पार्क आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपका आता है कि पहला तितली पार्क कहाँ पर लगाया गया है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भी तुक्के आ रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा तुक्के आ रहे हैं। सवाल इजी सवाल है, और पूछा क्या है कि भाई तितली पार्क बताओ। अब तितली पार्क जैसे आधे जाने तो यूं बहक रहे हैं कि सर राइट आंसर बता दो भाई। तितली पार्क आपसे पूछा है, कौन सा पार्क है? तितली पार्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राजस्थान का पहला तितली पार्क है उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है तितली पार्क, जिसको नाम दिया गया है बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क, ठीक है। उदयपुर के अंदर है। याद रखना है कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां पर कहते हैं कि ये कि जिस एनएच पर लगाया गया है उस एनएच का नाम है 8। एनएच कौन सा है? 8 है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि पहला तितली पार्क है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। पहला तितली पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? उदयपुर में स्थापित किया गया है। गलत नहीं बताना है। अच्छे से आपको क्या करना है? एक एक सवाल का क्या देना है? जवाब देना है। फिर अगला सवाल देखिए, दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर? और पूछा किसकी ख्यात है? दयाल दास की ख्यात। और दयाल दास की ख्यात में कहाँ का इतिहास है वो आपको क्या मिलता है? जानकारी देता है। बता दीजिए भाई फटाक से, फटाक से आंसर बताना है। राजस्थान की क्या पूछी है आपसे? ख्यात पूछी है। और किसकी ख्यात पूछी है? दयाल दास की ख्यात पूछी है। बताइए। दयाल दास की ख्यात आपसे पूछी है और आपको आंसर बताना है। बताइए भाई, राजस्थान के अंदर ख्यातें होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दयाल दासरी ख्यात, बीकानेर के इतिहास की, अगर ये पूछ ले कि ये जो दयाल दास की ख्यात के लेखक दयाल दास थे ये किसके दरबार में रहते थे,
तो बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, और रतन सिंह के ये क्या थे, दरबारी थे। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन ख्यात किसकी है भाई, सबसे प्राचीन ख्यात आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर सबसे प्राचीन ख्यात है नैणसी की ख्यात, मोहनोत नैणसी की ख्यात है ना, इन्होंने लिखी थी राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये ख्यात है ना, ये जो ख्यात है, ये ख्यात सबसे पुरानी है, वो किसकी है, तो आप कहोगे सर वेरी गुड, ये है आपके यहाँ की ख्यात है। ठीक है, एक मोहनोत नैणसी की ख्यात है। सवाल आपसे पूछे तो याद रखना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी, फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। बताइए भाई, मोहनोत नैणसी की ख्यात, और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रानी पद्मिनी। गोरा और बादल, और आपको पता होगा कि रानी पद्मिनी ने एक का जब आक्रमण हुआ था 1303 में, उस समय चित्तौड़ दुर्ग के अंदर इन्होंने जौहर किया था, और मेवाड़ की पहली रानी है जिन्होंने क्या किया था, जौहर किया था, और केसरिया किया था वो रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखो, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है कि राजस्थानी भाषा के अंदर जो व्यक्ति है जिनको क्या कहा जाता है भाई, राजस्थानी भाषा का क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है, बता दीजिए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह, वेरी गुड वेरी गुड। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है भाई सीताराम लालस को। सीताराम लालस को क्या कहा जाता है, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। याद रखना, सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे 2-3 रीजन है जो आपको याद रखने हैं। जैसे इनके बारे में याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है नेरवा, यहां पर इनका जन्म होता है, और इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा। राजस्थानी भाषा की जो शब्द होते हैं उस राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, मैं अगर ऐसे आपको बताऊं कि जिस प्रकार से डिक्शनरी होती है इंग्लिश वर्ड की, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा की इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, और इस राजस्थानी भाषा के शब्दकोश को लिखा था, इसीलिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका है, इन्हें ब्रिटानिका ने इन्हें राजस्थानी भाषा की जुबान कहा। क्या कहा था, राजस्थानी भाषा की क्या कहा था, राजस्थानी जुबान की मशाल, राजस्थानी जुबान की मशाल कहा था, ये भी आपको याद रखना है। और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जिस प्रकार से संस्कृत का विद्वान, संस्कृत भाषा का जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की क्या की थी, रचना की थी, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भी राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, वो सीताराम लालस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सीताराम लालस को कहा जाता है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है ये, तरुण राजस्थान पत्र के व्यवस्थापक कौन थे, एक समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान के व्यवस्थापक कौन थे ये आपको बताना है, जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल शेट्टी, मणिक लाल पठारी या सागरमल गोपा। और बेहतरीन तरीके से आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं
जिससे कि आप डापा चौक वाली स्थिति में आओ। भागीरथ, मारवा, FF देवेंद्र, ऋषि, जोधपुर। फटाक से आंसर दे दीजिए भाई, गलत नहीं बताओगे आप और सही तरीके से आंसर बताओगे। बता दीजिए भाई। शिपी किंग एग्जाम होगा भाई, फरवरी डेट दी है इन्होंने। अब देखो फरवरी में ही कराएंगे जो डेट दी है, क्योंकि आगे CET के बाद में और भी क्या करने हैं, एग्जाम करवाने हैं। तो तरुण राजस्थान के व्यवस्थापक आपको याद रखना है, अगर पूछे। बेहतरीन आंसर दिया आपने, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जिनका संबंध जोधपुर जिले से था। राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति है जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में क्या रह चुके हैं, राजस्थान के CM यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको शिवाना दुर्ग में कैद करके रखा गया था। शिवाना दुर्ग में जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उस समय इनको क्या रखा गया था, कैद। इनको धुन के धनी कहा जाता है, धुन के धनी कहा जाता है। इनको लक्कड़ व फक्कड़ कहा जाता है, लक्कड़ व फक्कड़ कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। इनकी कुछ किताबें हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, जैसे कि इन्होंने क्या क्या किया था या क्या कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई देखिए, एक तो इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, आगी बाण। और आगी बाण समाचार पत्र था, यह किस भाषा का था, आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, ये इन्होंने अखबार चलाया था, वो शुद्ध राजस्थानी भाषा में था। कैसी भाषा में था, राजस्थानी भाषा में था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, एक अखंड भारत समाचार पत्र का इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था। हालांकि ये जो समाचार पत्र था यह बंबई से प्रकाशित होता था, बंबई से, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, जिसका नाम था पीप। क्या नाम था, पीप था। यह भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने जालोर और आहोर दो जगह से चुनाव लड़ा था, और सॉरी, आहोर जालोर के अंदर है, और सरदारपुरा से ये हार गए थे। सरदारपुरा से ये क्या हुए थे, हारे थे, और जालोर से चुनाव जीते थे। आहोर जालोर से ये जीते थे। अगला सवाल देखिए, गोगा जी के गुरु का नाम बताना, बताइए। गोगा जी के गुरु का नाम, बालीनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ, मल्लीनाथ। बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है भाई, बताइए। गोगा जी के गुरु का नाम, कैलाश सिनिकिया, ऋषि, जोधपुर, शिपी किंग। अरे भाई देखो, CET की वैकेंसी आते ही फॉर्म फिल कर दूंगा। तो ऐसा है कि ग्रेजुएशन लेवल वाली तो फॉर्म भर रहे हैं, और बाकी वाले की भी क्या है, स्टार्ट हो चुकी है। और अभी आप कर रहे हो, फॉर्म भर दूंगा। फॉर्म भर दो भाई, टाइम पे तैयारी करनी है, शानदार सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। वेरी गुड। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, रामदेव जी, और इनके मौसेरे भाई हड़बू जी के गुरु बालीनाथ। भैरवनाथ किसके थे, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ के गुरु थे। और मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे, मल्लीनाथ जी के गुरु थे, वो आपको याद रखना है, उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी, या फिर जिनको क्या कहा जाता है, उगम राज कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, कौन किसके गुरु थे और कौन किसका चेला था। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला। ये सवाल आपसे कह रहा है, बताओ प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम एक जिला है, राजस्थान का 33वां जिला। 26 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद राजस्थान में अभी तक कोई नया जिला अभी तक तो बना नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रतापगढ़ का क्या बताना है, पुराना नाम। प्रतापगढ़ का क्या बताना है, पुराना नाम बताओ। ये प्रतापगढ़ का पुराना नाम क्या मिलता है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताओ भाई।
प्रतापगढ़ जिला आप पढ़ते हो? बता दीजिए भाई। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कहा जाता है कांठल। कांठल का मतलब होता है किनारा। वेरी गुड। क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। राधा नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी कहा जाता है इसको? तो याद रखना है भाई, इसको राधा नगरी भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कांठल भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना, इसको मालव प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। मालव प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालव प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है प्रतापगढ़ के बारे में। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है ये, देव बाबा का मेला कहाँ लगता है भाई? एक महाराज है देव बाबा, और देव बाबा का आपको क्या बताना है? मेला बताना है। बता दीजिए भाई, देव बाबा का मेला कहाँ लगता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। बता दीजिए भाई। देव बाबा का मेला, देव बाबा का मेला है, ये कहाँ लगता है? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ते हैं ना, उस समय आपको बता देना है। बता दीजिए भाई, देव बाबा, और देव बाबा का आपको क्या बताना है? मेला बताना है। बता दीजिए भाई, देव बाबा का मेला। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देव बाबा, अच्छा सवाल है। देव बाबा का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है भाई? नगला जहाज भरतपुर के अंदर। देव बाबा के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। देव बाबा, और देव बाबा से रिलेटेड सवाल ये पूछा जाएगा, इनको कहा जाता है कि ये ग्वालों के क्या कहा जाता है? ग्वालों के पालनहार। ग्वालों के इनको क्या कहा जाता है? पालनहार कहा जाता है, जो गायें चराते हैं। इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है भाई नगला जहाज भरतपुर के अंदर। और इनका जो सवारी आपसे पूछा जाएगा, सवारी आपको याद रखना है कि सर इसका जो सवारी है वो है भैंसा। क्या है? भैंसा है। और कहते हैं कि इनकी याद में यहाँ पर जो मेला लगता है वो मेला 2 बार लगता है वर्ष में। मेला वर्ष में 2 बार कब लगेगा? एक तो भाद्रपद में लगेगा और एक लगेगा चैत्र में, और दोनों में लगेगा, और दोनों में लगेगा पंचमी के दिन। पंचमी कौन सी? शुक्ल पक्ष की पंचमी। शुक्ल पक्ष की क्या? पंचमी। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बावजूद भी इनकी एक बहन थी एलारी, और एलारी का इन्होंने मायरा अर्थात भात भरा था। भात भरा था। और अगर इनको खुश करना है तो इनको खुश करने के लिए किसको भोजन कराया जाता है? ग्वालों को भोजन करवाओ, क्योंकि ग्वालों के ये क्या है? देवता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये, देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था भाई? लोक देवता है देव नारायण जी, और देव नारायण जी के बचपन का नाम आपको बताना है। बता दीजिए। देविका गुर्जर, देविका गुर्जर, देवकरण गुर्जर, शिप्पी किंग ऋषि जोधपुर, भागीरथ मारवा, एफ एफ देवेंद्र, विशाल चंदेल ऋषि जोधपुर, देवकरण, चंद्र प्रकाश मीणा। आंसर बताओ भाई। बता दीजिए भाई। उदय सिंह। कौन से सिंह? उदय सिंह। इनका क्या नाम था? बचपन का नाम था। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, किस लोक देवी की खंडित मूर्ति की पूजा होती है? बताइए, जाओ फटाक से बता दो भाई। बता दीजिए भाई।
बताइए भाई, राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है इसका? खंडित अवस्था में मूर्ति की पूजा होती है, शीतला माता की होती है। मंदिर दो जगह है, एक तो जयपुर के अंदर है जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था, और एक जोधपुर के अंदर है जिसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। और शीतला माता को कहा जाता है ओरी रक्षक देवी, ओरी रक्षक, महामाया, चेचक रक्षक, शेडल माता, शेडल माता। इनका जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को बाशियोड़ा कहा जाता है। इनकी जो सवारी होता है वो गधा होता है। सवारी क्या होता है? गधा होता है। पुजारी होता है कुम्हार। पुजारी कहाँ होता है, क्या होता है? कुम्हार होता है। और याद रखना, मेला आपसे पूछे तो मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या कहते हैं? शीतला अष्टमी कहते हैं भाई। कौन सी अष्टमी कहते हैं? शीतला अष्टमी कहते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड कि बताइए भाई, शीतला माता का जो मेला लगता है, इस शीतला माता के मेले के अंदर कहते हैं कि जो बांझ स्त्रियां आती है, बांझ स्त्रियां आती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ की पूजा करें तो संतान की प्राप्ति होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके बारे में ये भी याद रखना है कि जो शीतला माता होती है, इन शीतला माता का जो प्रसाद बन जिस दिन इनकी पूजा होती है, उस दिन घर में क्या नहीं जलते हैं? घर में चूल्हे होते हैं, उन चूल्हों को नहीं जलाया जाता है। घर में चूल्हे को क्या किया जाता है? को जलाया नहीं जाता है। चूल्हे को क्या रखा जाता है? शांत रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और इसी में ही आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। शीला देवी का मंदिर आमेर के अंदर है। आमेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जलेब चौक। और इसके अलावा याद रखना है, इस मूर्ति को कहाँ से लाया गया था? मूर्ति को लाया गया था जैसोर से। लाए कौन थे? लाने वाले थे जयपुर के शासक मानसिंह। किसको हरा कर लाए थे? तो जैसोर के शासक थे, उनका नाम था केदार। केदार को हरा कर लाए थे। मूर्ति कैसी है भाई? अष्टभुजी है, और काली मूर्ति है भाई, काले रंग की मूर्ति है, काले रंग की। फिर आपको याद रखना है शीला देवी के बारे में कि शीला देवी की मूर्ति काले रंग की है, अष्टभुजी मूर्ति है। विशेष बात यह है कि जो शीला देवी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर पहले नर बलि दी जाती थी, बाद में यहाँ पर कौन सी बलि दी जाने लगी? छाग बलि दी जाने लगी। और राजस्थान की दूसरी देवी है जीण माता के बाद में, जिनको ढाई प्याला क्या लगती है? ढाई प्याला का शराब चढ़ता है। ढाई प्याला का क्या लगता है? शराब का भोग लगता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। फिर आपसे याद रखना, ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है। ब्राह्मणी माता है, पूजा होती है, पूजा पीठ की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पीठ की क्या होती है? इनकी पूजा होती है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। आई माता मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। किसकी कुल देवी है? तो सिरवियों की क्या है? कुल देवी। सिरवी जाति की क्या है भाई? सिरवी जाति की कुल देवी है। अगला सवाल, इनके गुरु कौन थे? ये किसकी शिष्या थी? ये शिष्या थी भाई रामदेव जी की। स्पेशल बात ये पूछी जाएगी आपसे कि आई माता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? जीजीबाई था।
याद रखना, इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, गुर्जर जाति के लोग इस मंदिर में नहीं जाते हैं। मंदिर को दरगाह कहते हैं और अन्य मंदिर को बडेर कहते हैं। और इनके पुजारी होते हैं, उन पुजारी को कहते हैं दीवान। वर्तमान दीवान माधो सिंह है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। टोटल 11 नियम इन्होंने बताए थे और कभी परीक्षा में पूछे 11 नियमों का पालन करने वाली जाति है सीरवी। इनकी कुल देवी है कौन सी माता, तो आप कहोगे आई माता। और आपको ये भी याद रखना आई माता के बारे में कि आई माता के मंदिर में मूर्ति की जगह दीपक है और दीपक की लौ से क्या टपकती है, केसर टपकती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, ये सारे के सारे सवाल है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, उस टेलीग्राम के लिंक को चेक करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगला सवाल है, इस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है भाई, बताइए कलयुग का करण किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। RAKG चौधरी, प्रवीण राणा, रिश्की जोधपुर, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल है। भागीरथ मारवाड़, रिश्की जोधपुर, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है, बता दीजिए। प्रवीण राणा, विशाल चंदेल, भागीरथ मारवा। कलयुग का करण पूछा है भाई, नेमीचंद जयपाल, बता दीजिए। अच्छा सवाल है और अच्छे सवाल का अच्छे से आंसर देना है, वेरी गुड। देखिए जब भी बात कलयुग के करण की होगी तो आप कहोगे लूणकरण। कहाँ के शासक थे ये, बीकानेर के शासक थे। और पूछे राजपूताने का करण किसे कहा जाता है, तो राजपूताने का करण कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है, राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह कहाँ के शासक थे, बीकानेर के शासक थे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना भाई, क्योंकि सवाल के आसपास ही क्या भटकता है, सवाल भटकता है। ठीक है भाई। बाकी अपन जब अपनी क्लास होगी कल लाइव 8:30 बजे आ जाना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और उन सवालों के आसपास भटकते हुए सवाल मिलेंगे और वो भटकते हुए सवाल आपकी जानकारी, अधूरी जानकारी को भी पूरा करेंगे। तो मिलेंगे कल फिर नए जोश, नए जुनून, नई ऊर्जा और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, नमस्कार।